एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आपको पता है हम ये सीरीज चला रहे हैं जिसके अंदर इकोनॉमिक के अंदर जितने भी आप लोग जो टर्मिनोलॉजी सुनते हो या पढ़ते हो देखते हो उन सभी टर्मिनोलॉजी का एक एनसाइक्लोपीडिया सा हम बनाने की सोच रहे हैं, जिसके अंदर पहले भी 4 क्लासेस आपको मिल चुकी हैं, 3-4 क्लासेस मिल चुकी हैं, अलग अलग टर्म्स को मैंने समझाया है। अब ये नेक्स्ट जो टर्म आज की क्लास में अपने को समझनी है दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जानते होंगे क्या होता है एनपीए, क्या इसका इंपैक्ट होता है, स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट, लॉस एसेट क्या होता है, स्पेशल मेंशन अकाउंट, प्रोविजनिंग, लोन को राइट ऑफ कर दिया, लोन को वेव ऑफ कर दिया, ये सारे शब्द क्या हैं और क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इस एनपीए का। ये सारी चीजें अपने को आज की क्लास में देखनी है। और जब क्लास आप आराम से समझ लोगे तो बहुत बड़ी ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। क्वेश्चन क्या है? हाई एनपीए इन बैंक लीड्स टू। जब बैंक्स में एनपीए हाई हो जाता है तो उससे क्या होता है? बैंक में लिक्विडिटी स्ट्रेन हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है कैपिटल बेस मेंटेन करने में। 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, आपको उसका आंसर करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये बैड लोन एनपीए होता क्या है ना। देखो, लोन को 2 तरीके से कैटेगराइज कर दिया, वैसे तो बहुत तरीके होते हैं, मैं आपको मेरे मकसद से बता रही हूं। दैट इज बैड लोन एंड गुड लोन। बैड लोन और गुड लोन। बैड मतलब बुरा है, गुड मतलब अच्छा है। कोई बच्चा अच्छा है, कहते हैं ना किसी का काम नहीं मना करता, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी, ये तो बहुत अच्छा है, गुड बॉय है। ऐसे ही ये तो यार किसी का काम नहीं करता है, कोई परफॉर्म नहीं करता है कहीं पे, कोई स्टडी में नहीं, कहीं गेमिंग में नहीं, कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं, कुछ नहीं है इसमें, तो बुरा है, यानी नॉन परफॉर्मर है, बुरा है, बैड है। सिमिलरली लोन बैड है जो परफॉर्म नहीं कर रहा है। बैड की परफॉर्मेंस क्या है, मतलब कि लोन की परफॉर्मेंस क्या है, लोन क्या परफॉर्म करता है। जैसे मैं कहूं कि मैंने फला फंक्शन के अंदर या उस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट किया है, तो मुझे डांस परफॉर्म करना है ना। मेरा काम क्या है? डांस करना। ठीक है, मुझे पढ़ाना, मुझे आज आप लोगों के सामने डिजिटल बोर्ड पे परफॉर्म करना है, यानी मैं मेरा काम कर रही हूं। ऐसे ही लोन का काम क्या है? इंटरेस्ट पैदा करना। लोन का काम क्या है? इंटरेस्ट जनरेट करना। और जो लोन इंटरेस्ट जनरेट नहीं कर पा रहा है, मतलब नॉन परफॉर्मर है, वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, अपनी सर्विसेज नहीं दे पा रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? वो बैड लोन है ना। गुड लोन क्या है? जो अपनी सर्विसेज दे पा रहा है, जो अपनी सर्विसेज दे पा रहा है, ठीक है, उसको हम क्या कह रहे हैं? वो गुड लोन है। मतलब इसका इंटरेस्ट, इसका प्रिंसिपल अमाउंट आपको टाइमली मैनर में वापस मिल रहा है। लेकिन ये ऐसा लोन होता है जो सर्विस नहीं दे रहा है, इसकी सर्विस, इसकी परफॉर्मेंस क्या है? इंटरेस्ट जनरेट करना, और ये उस इंटरेस्ट को जनरेट नहीं कर पा रहा है। ये प्रिंसिपल अमाउंट वापस आता, ना ही आपका इंटरेस्ट वापस आया, कुछ भी जनरेट नहीं कर रहा है, इसको हम कहते हैं ये बैड लोन है। ठीक है, ये मैंने साधारण शब्दों में आपको समझाया, लेमन टर्म्स में आपको समझाया। अब मैं आपको स्लाइड दिखाती हूँ कि बैड लोन क्या है। बैड लोन वो है which has not been serviced for a certain period, जो कुछ समय से सर्विसेज नहीं दे रहा है। यानी कि सर्विस का मतलब क्या हो रहा है? जिसका ना तो इंटरेस्ट वापस आ रहा है और ना ही उसका प्रिंसिपल वापस आ रहा है। जो एग्रीमेंट आपने बोरोवर के साथ किया था वो चीजें पूरी नहीं हो रही है, सर्विसेज नहीं मिल रही है, उसको हम बैड लोन कह रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले आपको हमारे एसएससी जनरल अवेयरनेस टारगेट 2024 बैच के बारे में कुछ बता दूं। परचम क्लासेस की ऐप पर ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, आप लोग इनरोल कर सकते हो, जिसके अंदर आपको कंप्लीट जनरल अवेयरनेस के रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे। डे 1 पे ही सारा सिलेबस आपके हाथ में होगा। डाउनलोडेबल पीडीएफ्स आपको मिलेंगी, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस विद डिटेल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशंस, और 10 मॉक टेस्ट भी आपको इसी के अंदर इंक्लूडेड मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के जल्दी से इनरोल कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, हमने बैड लोन को समझ लिया। नाउ व्हाट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट? बैड लोन में क्या है? आपने कोई टाइम लिमिट नहीं रखी। बैड लोन कोई भी वो लोन है, चाहे 1 घंटा भी लेट हो गया तो वो बैड है ना, कि वो सर्विसेज नहीं दे रहा है टाइम पे, तो वो बैड है। एनपीए में क्या है? एनपीए भी एक बैड लोन की सब कैटेगरी आप कह सकते हो। मान लीजिए मुझे मेरी इंस्टॉलमेंट पे करनी थी 1 जन 2023 को। मुझे मेरी इंस्टॉलमेंट्स पे करनी थी लोन की, कब?
1 जनवरी 2023 को, ठीक है। लेकिन 1 फरवरी 2023 आ गया, मेरी कोई भी इंस्टॉलमेंट बैंक में नहीं पहुंची। 1 मार्च 2023 आ गया, मेरी कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं पहुंची। कितने दिन हो गए? 30 डेज हो गए। फिर कितने दिन हो गए? 30 डेज हो गए। मैं 30 मान रही हूँ, 28 31 हटा देना, मैं एक एवरेज बता रही हूँ आपको। फिर 1 अप्रैल आ गया 2023 का, ठीक है। फिर कितने दिन हो गए? और 30 ऐड हो गए, यानी 30 30 60 और 30 90 डेज हो गए हैं, लेकिन इंस्टॉलमेंट वापस ही नहीं आई है। तो मेरे अकाउंट को, मेरा अकाउंट है 50100012345116, ये मेरा अकाउंट नंबर है। मेरे अकाउंट नंबर को क्या कह देंगे कि ये अकाउंट तो जो है वो नॉन परफॉर्मर है, इस अकाउंट को एनपीए घोषित करो। ये अकाउंट क्या हो गया? एनपीए हो गया। क्यों? क्योंकि ड्यू डेट के 90 दिन के बाद तक भी मैंने मेरी सर्विसेज नहीं दी, मेरे लोन ने मेरी सर्विसेज नहीं दी, इसने परफॉर्म नहीं किया। कितने दिन का टारगेट है? 90 डेज का टारगेट है। किसके लिए? नॉन एग्रीकल्चरल लोन के लिए। किसके लिए है ये टारगेट? नॉन एग्रीकल्चरल लोन के लिए, ठीक है। नॉन एग्रीकल्चरल लोन के लिए। एग्रीकल्चरल लोन के लिए कितना वेट करते हैं? एग्रीकल्चरल लोन के लिए हम लोग एनपीए घोषित करने में कितना वेट करते हैं? हम करते हैं 2 क्रॉपिंग साइकिल। 2 क्रॉपिंग साइकिल। अब आपको पता है हमारी ज्योग्राफी की टीचर जो हैं वो पहले, अभी तो जो मतलब कि पहले भी पूजा मैम ने आपको ये बात बताई हुई है, क्रॉपिंग सीजन कैसे चलता है, क्रॉपिंग पैटर्न कैसे चलता है। तो 2 क्रॉपिंग सीजन तक, अगर 2 क्रॉपिंग साइकिल तक अगर अकाउंट या लोन वापस नहीं आ रहा है एग्रीकल्चरल लोन का, तो हम इसको क्या कहेंगे? एनपीए कहेंगे। और नॉन एग्रीकल्चरल लोन के अंदर आप 90 डेज देखते हो, एग्रीकल्चरल लोन के लिए आप 2 क्रॉपिंग साइकिल देखते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, जैसे आप देखते हो ना, रबी की फसलें हैं, खरीफ की फसलें हैं, जायद की फसलें हैं, तो आप 2 क्रॉपिंग साइकिल को, ये 3 क्रॉपिंग साइकिल हो गए हैं, ठीक है। 3 क्रॉपिंग साइकिल हो गया, 2 क्रॉपिंग साइकिल तक अगर पैसा वापस नहीं आया तो एग्रीकल्चर के लिए वो एनपीए घोषित कर दिया जाएगा। ये सारी बात यही लिखी हुई है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो एसेट है जो इनकम जनरेट यानी इंस्टॉलमेंट या इंटरेस्ट जनरेट करके नहीं दे रहा है। 90 डेज का ओवरड्यू माना जाता है एनपीए, और 2 क्रॉपिंग सीजन तक अगर पैसा नहीं आया तो एग्रीकल्चरल लोन के लिए एनपीए हो जाता है। अब क्लासिफिकेशन क्या होता है इस एनपीए का, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या डेट आ गई, 1 अप्रैल 2023। कहां पहुंच गए हम? 1 अप्रैल 2023, ठीक है। अब इसमें आप 12 मंथ्स ऐड कर दीजिए, मैक्सिमम 12 मंथ्स ऐड कर दीजिए, यानी ये क्या आ गया आपका? 1 अप्रैल 2024। 1 साल हो गया है, 1 साल हो गया है, लेकिन उसका कुछ भी पैसा वापस नहीं आया। उसको क्या कहेंगे? सब स्टैंडर्ड एसेट। इस एसेट को हम क्या कह देंगे? सब स्टैंडर्ड एसेट। तो सब स्टैंडर्ड एसेट क्या होता है? कोई भी ऐसा अकाउंट जो 1 साल तक एनपीए रह गया, कोई भी ऐसा अकाउंट जो 1 साल तक एनपीए रह गया। एनपीए 90 डेज के बाद बन गया था, अब 1 साल और बीत गया है, उसको हम क्या कह देंगे? सब स्टैंडर्ड एसेट, ठीक है। अब सब स्टैंडर्ड एसेट के 1 साल और आप इंक्लूड कर दीजिए, 12 मंथ्स और इंक्लूड कर दीजिए, ये आ गया 1 अप्रैल 2025। आपके अकाउंट को क्या कह दिया जाएगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है, डाउटफुल है। डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में आपको डाल दिया जाएगा, ठीक है। आपके घर पे सम्मन्स आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं, बैंक के लोग आ रहे हैं कि पैसा वापस कब दोगे, क्यों नहीं दिया, आपके पास कोर्ट के ऑर्डर आ रहे हैं, कोर्ट के नोटिसेस आ रहे हैं, ये सब प्रक्रिया शुरू हो जाएगी यहाँ पे। अब फिर उसके बाद, इसके बाद भी अगर आप पैसा नहीं देते तो आपके खाते को क्या कह देंगे? ये तो नुकसान है, ये तो हमें नुकसान हो गया है, ये तो हम फंस गए, लॉस एसेट है, ये तो लॉस एसेट है। तो इस तरीके से कैटेगरी क्या क्या बनी? एनपीए, एनपीए के 1 साल बाद सब स्टैंडर्ड के 1 साल बाद डाउटफुल के बाद लॉस एसेट, ठीक है। तो ये कैटेगराइजेशन था जो आप स्लाइड पे देख सकते हो, बिल्कुल यही बातें लिखी हुई। इसके बाद ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है? ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है? उस सभी लोन का टोटल, उस सभी लोन का सम्मेशन। मैं आपको बता रही हूं, उससे पहले एक शब्द समझना, प्रोविजनिंग, फिर आपको इन दोनों में फर्क समझ आएगा। प्रोविजनिंग क्या होता है पहले ये समझो। मान लीजिए ये एक बैंक था, ठीक है, ये एक बैंक था, इस बैंक का एनपीए कितना हो रहा है, या इसको ऐसा लगता था कि मैंने 100 रुपए ऐसे दे दिए जो मेरे फंस सकते हैं,
मेरे 100 रुपए ऐसे हैं जो फंस सकते हैं, जो पता नहीं वापस आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा, ये मेरे रिस्की पैसे हैं। तो उस चीज के लिए मान लीजिए उसको भुगतने के लिए ये पहले ही नेगेटिव माइंडसेट रखता हुआ, ये मान लीजिए 20 रुपए जो है इसने अपने एक्स्ट्रा वॉलेट में रख लिए, इसने अपने एक्स्ट्रा अकाउंट में रख लिए, मतलब कहीं अलग निकाल के रख लिए कि यार चलो कोई नहीं, थोड़ा पैसा ना अलग रख लेता हूं, अगर वो पैसा नहीं आया तो यहां से ये पैसा काम कर लूंगा। तो जो ये आप एक्स्ट्रा रखते हो इसको क्या कहते हैं, प्रोविजनिंग। अपने रिस्क को कवर करने के लिए बैंक्स जो पैसा रखता है साइड में उसको क्या कहा जाता है, प्रोविजनिंग कहा जाता है। तो अब आपको समझ आ जाएगा कि ग्रोस एनपीए क्या है और नेट एनपीए क्या है। ग्रोस एनपीए क्या होता है, टोटल वो सारा पैसा, टोटल वो सारा लोन, सम्मेशन सिग्मा लोन, यानी कि वो सारा लोन का सम्मेशन जो आपका एनपीए हो चुका है, ठीक है, जो डिफॉल्टेड हो चुका है, उस सारे का एडिशन ग्रोस एनपीए है। और इसकी रेशो कैसे निकलती है, मान लीजिए आपका टोटल एसेट है 100 रुपीज का, बैंक का टोटल एसेट कितना है 100 रुपीज का, और इसमें ग्रोस एनपीए कितना है, मान लीजिए 40 रुपीज आपका ग्रोस एनपीए है। ठीक है भाई, ये वो वाला पैसा है सारा लोन जो मेरा एनपीए हो गया है, डिफॉल्ट हो गया है। तो इसकी जो रेशो निकलेगी दैट विल बी 40/100, 40/100, यानी कि कितना आपका एनपीए है, ग्रॉस एनपीए है, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट बैंक की कितनी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये रेशो निकल जाएगी। समझ आई, यहां देख लीजिए ग्रॉस एनपीए का रेशो कैसे निकलेगा, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एनपीए विद टोटल एसेट। और ये होता क्या है, इट इज समेशन ऑफ ऑल द लोन्स दैट हैव डिफॉल्टेड बाय इंडिविजुअल फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जितना भी लोन आपका एनपीए हुआ है उस सबका एडिशन अगर आप कर दोगे दैट इज ग्रॉस एनपीए, और रेशो निकालेंगे तो टोटल एसेट से उसको डिवाइड कर देंगे। नाउ व्हाट इज एट नेट एनपीए। अब ये नेट एनपीए क्या है इसको समझो, नेट एनपीए क्या है इसको जानते हैं। अब देखो नेट कैसे निकालते हैं, मेरा ग्रॉस एनपीए कितना है 40 है। अब क्योंकि प्रोविजनिंग रखा जाता है बैंक के द्वारा, पहले ही ये मान के कि पैसा वापस नहीं आया तो ये पैसा मैं यहां से पूरा कर दूंगा। मान लीजिए इस बैंक ने प्रोविजनिंग रखा था 10 रुपीज कि मेरा इतना पैसा अगर वापस नहीं आया तो यहां से मैं भरपाई कर लूंगा, 10 रुपीज इसने अलग रखा था। तो नेट इसको चिंता कितनी है, नेट एनपीए इसका कितना हो गया, ग्रॉस था 40, 10 रुपए यहां से यूज कर लेगा, नेट एनपीए कितना हो गया 30। यानी नेट एनपीए कैसे निकलता है, ग्रॉस एनपीए में से आप जब प्रोविजनिंग माइनस कर रहे हो, आप जब प्रोविजनिंग माइनस कर रहे हो तो वो आपका नेट एनपीए निकल जाता है। और इसका रेशो कैसे निकलेगा, नेट एनपीए डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ग्रॉस एनपीए डिवाइडेड बाय टोटल एसेट निकला था। ठीक है, तो ये नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए आपने डिफरेंस समझा। यूपीएससी स्टेटमेंट पूछ सकता है कि ग्रॉस एनपीए विल ऑलवेज बी लार्जर देन नेट एनपीए, या नेट एनपीए विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन ग्रॉस एनपीए। इस तरीके से स्टेटमेंट बन जाती है। तो आपको याद रखना है कि जो नेट एनपीए है वो छोटा अमाउंट है और ग्रॉस एनपीए बड़ा है, क्योंकि नेट में प्रोविजनिंग भी माइनस हो जाता है। ठीक है, इसके बाद ये चार्ट समझिए। चार्ट क्या है, स्टैंडर्ड एसेट, स्टैंडर्ड एसेट और नॉन परफॉर्मिंग एसेट, दो तरीके से हमने एसेट को कैटेगराइज कर दिया, स्टैंडर्ड एसेट और नॉन परफॉर्मिंग एसेट। स्टैंडर्ड एसेट क्या होता है, कोई भी वो एसेट जिसकी रेगुलर आपको पैसा मिलता जा रहा है, जिसका पैसा आपको रेगुलर मिलता जा रहा है, जैसे नो डिले, रेगुलर नो डिले, कोई डिले नहीं है। उसके बाद स्ट्रेस्ड एसेट कब होता है, जब 1 से 90 दिन डिले हो गया। ठीक है, स्ट्रेस्ड एसेट किसको कहेंगे, जब आपका पैसा जो है डिले होने लग जाए, आप कहोगे स्ट्रेस आ रहा है दिमाग पे, यार पैसा नहीं आया उसका, आज भी नहीं आया, आज भी नहीं आया, स्ट्रेस हो जाता है ना माइंड में, तो कह दिया स्ट्रेस्ड एसेट्स, जो 1 to 90 डेज तक अभी नहीं आया है। तो अब इस 1 से 90 दिन को भी हम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे मुझे पैसा देना कब था, 1 जनवरी 2023 को, पर मैंने 1 फरवरी 2023 तक भी पैसा नहीं दिया, यानी 30 डेज में लेट हो गई। कितने दिन, 30 डेज में लेट हो गई। मेरे अकाउंट को क्या कह देंगे, SMA 0 अकाउंट है। क्या है, SMA 0, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, मतलब मेरा अकाउंट अब हाईलाइट होने लगा है कि डिले हो रहा है भाई, ड्यू डेट टप चुकी है, लेकिन फिर भी इसने पैसा नहीं दिया, मेरा खाता स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 हो जाएगा। ठीक है, उस कैटेगरी के अंदर मेरे अकाउंट को डाल देंगे। फिर उसके बाद अब 1 मार्च 2023 आ गया था,
मतलब कि अब मैं 31st डे से लेके और 60 डे तक और ज्यादा डिले कर गई। 31st से 60 डे मेरे अकाउंट को क्या कह देंगे, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 की कैटेगरी में डाल दो इसको। 31 से 60 डेज का डिले हो रहा है, यानी कि एनपीए होने से पहले भी आपको कैटेगराइज कर लिया जाता है। बैंक ने यही कहा कि आप क्लासिफिकेशन अच्छा रखो, आपको पता होना चाहिए कौन कितने मिनट से डिले हो रहा है। तो आप ऐसे खाते बना दो, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 मतलब ये वो है जो 30 दिन लेट हुए हैं। फिर स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 ये वो है जो 31 से 60 दिन डिले हो रहे हैं। फिर स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 जो 61 से 90 दिन डिले हो रहे हैं। और 90 दिन के बाद आपके अकाउंट को एनपीए कह दिया जाएगा, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट कह दिया जाएगा। फिर उसके बाद उसमें 1 साल जोड़ दिया तो सबस्टैंडर्ड, देन डाउटफुल एंड देन लॉस एसेट, ये मैंने आपको बताया ही है। तो इस तरीके से ये कैटेगराइजेशन होता है स्पेशल मेंशन अकाउंट्स का, ये भी आपको पता लग गया। नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लोन वेवर एंड लोन राइट ऑफ? लोन वेवर एंड लोन राइट ऑफ। लोन राइट ऑफ क्या होता है? ऑफ का मतलब कहीं दूर, कहीं दूर। राइट मतलब कहीं दूर लिख दो, इस बैलेंस शीट में मत लिखो। इसमें आपका लोन माफ नहीं किया, आपका लोन जो है वो माफ नहीं किया। लोन आपको देना है, बस वो बैंक ने अपनी बैलेंस शीट से हटा के दूसरी जगह नोट करके रख लिया। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो बैलेंस शीट अच्छी दिखे, वो बैलेंस शीट प्योर दिखे, ठीक है, ताकि वो बैंक की जो कैपिटल वगैरह है वो अच्छी दिखे, एसेट्स अच्छे दिखे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट ना दिखे। जैसे एक पिताजी के 2 बच्चे, एक पापा के 2 बच्चे, गुड बॉय बैड बॉय, वो हमेशा चाहेगा रिश्तेदारों से गुड बॉय को मिलवाऊं, बैड बॉय को ना मिलवाऊं। बिल्कुल इसी तरीके से बैंक नहीं चाहेगा वो अपनी गंदी बात आपको दिखाए, यानी कि वो आपको क्या करे, वो आपको लोन राइट ऑफ कर देता है, उस बैड लोन को वो राइट ऑफ कहीं और भेज देगा, दूसरी बैलेंस शीट में लिख देगा, उस बैलेंस शीट में वो नहीं रखना चाहता। ठीक है, तो दिस इज लोन रिटर्न ऑफ। और लोन वेवर क्या है? जहां पे आपका लोन माफ कर दिया जाता है। आपने देखा होगा यूपी गवर्नमेंट ने अपने किसानों को लोन वेवर स्कीम दे दी। इसका मतलब क्या हुआ? लोन वेवर स्कीम दे दी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि माफ ही कर दिया जड़ से। ठीक है, माफ ही कर दिया जड़ से। इसका अर्थ ये हुआ कि बैंक भुगतेगा क्या उस लोन को? नहीं। जो यूपी सरकार है जिसने ये लोन वेवर दिया है, वो सरकार बैंक को पैसा देती है, बस किसानों को कह देगी तुमको नहीं देना, तुम्हारा पैसा हम दे देंगे। ये ऐसा नहीं है कहीं और लिख दिया, आपका लोन ही माफ कर दिया। ठीक है, दिस इज लोन वेवर स्कीम एंड लोन राइट ऑफ। ठीक, क्लियर हो गई बात। इसके बाद नेक्स्ट चीज, व्हाट इज लोन राइट ऑफ? मतलब कि व्हेन अ लेंडर रिमूव्स अ लोन फ्रॉम इट्स बुक्स, बुक्स में से आपने हटा दिया उसको, लेकिन बोरोवर से अभी भी लेना बाकी है। ठीक है, टैक्स लायबिलिटी रिडक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब जब बैंक लोन को राइट ऑफ कर रहा है तो इससे फायदा क्या है? उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। मतलब वो जितना भी लोन उसने राइट ऑफ किया है, लोन क्या है? बैंक का प्रॉफिट है, लोन से बैंक को प्रॉफिट हो रहा है। अब आपने क्या किया, पहले आपने बैलेंस शीट बनाई थी कि मैंने 100 रुपए का लोन ए नाम के व्यक्ति को दिया, 200 रुपए का लोन बी नाम के व्यक्ति को दिया, 300 रुपए का लोन सी नाम के व्यक्ति को दिया, मैंने टोटल 600 रुपीज लोन में दिया। यानी ये 600 रुपए बैंक को प्रॉफिट अर्न करके दे रहा है। अब मैंने क्या किया, ये 600 रुपए पे या जो भी मेरा प्रॉफिट आ रहा है, मान लीजिए 100 रुपीज इस पे इंटरेस्ट आ रहा है, 600 रुपए पे 100 रुपीज इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये 100 रुपए मेरे प्रॉफिट के हैं, है ना? 100 रुपए मेरे प्रॉफिट के हैं, इस 100 रुपए पे बैंक को टैक्स देना पड़ता है। अब क्या किया, मैंने लोन को राइट ऑफ कर दिया। मैंने ये वाला लोन जो मुझे बैड लोन दिख रहा था ये हटा दिया, ये मुझे एनपीए लग रहा था। तो अब आपको क्या दिखेगा कि प्रॉफिट तो केवल 400 रुपए पे ही देना है, और ये तो केवल 50 रुपए ही टैक्स बनेगा, 50 रुपए ही प्रॉफिट होएगा यहाँ तो। मतलब अब आपको जो टैक्स देना है वो केवल 50 रुपीज पे देना है। इससे क्या होता है, यानी आपकी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो गई क्योंकि आपने प्रॉफिट कम करके दिखा दिया। ठीक है, प्रॉफिट कम करके दिखा दिया। इसके बाद फैक्टर्स बिहाइंड द सर्ज इन एनपीए। क्या वजह थी कि एनपीए इतना बढ़ गया? एक तो ऑप्टिमिस्टिक इकोनॉमिक आउटलुक। देखो 2006 से लेके 2008 में, 2006 में जो समय चल रहा था बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक सा था, बहुत ग्रोथ देखने को मिल रही थी। लेकिन उसी बीच 2008 के जस्ट पहले क्या होता है, एकदम ग्लोबल रिसेशन आ जाता है।
तो होता क्या है, बैंक्स को तो यही लग रहा था कि सब कुछ बहुत बढ़िया जा रहा है, खूब लोन दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हर फैक्ट्री वाला वापस कर सकेगा क्योंकि ग्रोथ ही इतनी इकोनॉमी में। तो हम ओवर ऑप्टिमिस्टिक होके बहुत सारे लोन दे देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से होता क्या है, 2008 के जस्ट पहले ग्लोबल रिसेशन आ जाता है और आपकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती है। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन, ऑप्टिमिस्टिक इकोनॉमिक आउटलुक, ये दो इसके रीजन है जो एक दूसरे से जुड़े हैं। उसके बाद स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक इनएफिशिएंसीज, कई बार प्रोजेक्ट डिलेज हो रहे हैं, कॉस्ट ओवररन हो रहा है कि मालिक ने ये सोचा था 1000 रुपए में ये प्रोजेक्ट बन जाएगा, सॉरी 1000 रुपए में ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, लेकिन वहां 5000 रुपए लग रहे हैं, है ना। उसने सोचा था 1000 रुपए लगेंगे, इतना कमा के इतना बैंक को दे दूंगा, लेकिन खर्चा इतना ज्यादा हो गया, तो वो बैंक को कहां से दे, कॉस्ट ओवररन हो रहा है। हमने सोचा था इस साल ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, जो भी कमाई होगी बैंक को वापस कर देंगे, प्रोजेक्ट डिलेज हो गए। तो इस स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसी के कारण भी एनपीए जो है वो बढ़ता जा रहा है। माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर जो है वो एनपीए बहुत ज्यादा है। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंडर भी जो 3.38% टोटल डिसबर्समेंट का 3.38% लोन जो है वो एनपीए ही हो जाता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे व्यापार के लिए लोन दिया जा रहा है। ठीक है, और वो वापस कब कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, कुछ नहीं पता होता, तो ये बहुत रिस्की वाला पैसा जाता है। स्ट्रक्चरल रीजंस क्या है, हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते, बैंक्स कभी कभी आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते कि इस प्रोजेक्ट में लोन दें या ना दें, और फिर हम एवरग्रीनिंग कर देते हैं लोन्स की। एवरग्रीनिंग क्या होता है, एवरग्रीनिंग ये होता है स्टूडेंट्स, जिसके अंदर जैसे भाई मान लीजिए मेरी कोई फैक्ट्री है, ठीक है, मैंने बैंक से लोन लिया 100 रुपीज, अब मैं वापस नहीं कर पा रही हूँ, बैंक ने मुझसे बात की, मैंने कहा यार थोड़ा सा लोन और दे दो, ये प्रोजेक्ट यहाँ फंसा हुआ है, जैसे ही ये तुम पैसा दे दोगे प्रोजेक्ट रन होगा और आपका पैसा सारा वापस कर देंगे। जब वो मुझे पैसा दोबारा दे रहे हैं, दिस इज एवरग्रीनिंग ऑफ लोन। मतलब आप बार बार उसको लोन दिए जा रहे हो कि अपना काम चला ले, पैसा दे दियो, आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे हो कि वो बंदा कैसा है या ये कंपनी में दम भी है या नहीं है। तो दिस इज लैक ऑफ आइडेंटिफिकेशन। फिर लॉस ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम प्रमोटर एंड बैंक्स। देखो क्या हुआ, व्हेन प्रोजेक्ट डिले, जब प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं, हमने कहा था 1 साल में हो जाएगा काम, नहीं हुआ, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो अब जो इन्वेस्टर है ना उनका भी विश्वास उठ जाता है, बोले यार कुछ नहीं करना है इनको, कुछ भी इनके बस की है नहीं, और ये प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट कुछ नहीं बनना है, हम तो इसमें इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। अब जब इन्वेस्ट ही नहीं करोगे, प्रोजेक्ट रुक गया है आपका जो पहले से ही बहुत डिले हो चुका था फाइनेंस की कमी से, अब और ज्यादा रुकावटें आ गई है, तो आप कहाँ से पैसा पूरा करके बैंक को दोगे। तो प्रोजेक्ट डिलेज की वजह से प्रमोटर्स का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। वीक कॉर्पोरेट गवर्नेंस, पुअर बोर्ड क्वालिटी है, डिसीजंस अच्छे नहीं हो रहे कंपनी के अंदर, मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तब भी आपकी जो फैक्ट्री है वो खराब होगी होगी, जो मैनेजमेंट है उसके कारण आपकी इंडस्ट्री खराब होगी होगी, प्रोजेक्ट्स खराब होंगे ही होंगे, आप बैंक का पैसा वापस नहीं कर पाओगे। अब एनपीए से बैंक इफेक्ट कैसे होता है आप समझना। देखो होता क्या है, एक तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जीरो दिखाई दे रही है बैंक की, कि अच्छा इतना एनपीए है, इनके लोग पैसे ले जाते हैं और वापस ही नहीं देते हैं, यार ये कैसा बैंक है ना। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उसकी बहुत कम हो रही है, ठीक खराब हो रही है। फिर कैपिटल बेस, उसका कैपिटल बेस जो है उसको प्रोविजनिंग इतनी रखनी पड़ती है, क्योंकि जितना ज्यादा एनपीए होएगा वो उतना ज्यादा पैसा साइड में रखेगा, उस लॉस की भरपाई करने के लिए, यानी प्रोविजनिंग उतनी ज्यादा रखनी पड़ेगी, यानी वो कैपिटल में अपना पैसा दिखा ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो प्रोविजनिंग में लोन को पूरा करने में आप यूज कर रहे हो। ठीक है, तो कैपिटल बेस जो है वो खराब हो जाता है, कैपिटल रिक्वायरमेंट ही आप मीट नहीं कर पाते। फिर लिक्विडिटी स्ट्रेन, अब आपने तो पैसा प्रोविजनिंग में रख दिया, आप लोगों को लोन कहां से दोगे, है ना। जब लोन ही नहीं दे पा रहे हो तो अब क्या करना होगा। अब समझना इस बात को, बिल्कुल साधारण शब्दों में बता रही हूं कि आपने 100 रुपीज लोन में बांटने थे, लेकिन क्योंकि एनपीए हो गया था तो इसके 30 रुपीज तो आपको प्रोविजनिंग में ही रखने पड़े। ठीक है, प्रोविजनिंग में ही रखने पड़े आपको। लोन डिसबर्स करना था कितना, लोन डिसबर्स करना था कितना, 100 रुपीज। ठीक है, लेकिन आपको 30 रुपीज प्रोविजनिंग में रखने पड़े, तो बचे कितने, केवल 70 रुपीज ही आप लोन में दे सके, तो यानी लिक्विडिटी कम हो गई। और अब आपको प्रॉफिट भी कमाना है, तो आप इन 70 रुपए को ही हाई लैंडिंग रेट इंटरेस्ट पे, हाई लैंडिंग इंटरेस्ट रेट पर आप बेचोगे।
हाई लैंडिंग रेट्स पे आप इस लोन को बेचोगे, क्योंकि आपको अपना प्रॉफिट भी पूरा करना है। तो इससे भी दिक्कत होगी, लोग आपके इस बैंक में आने से कतराएंगे कि वो बैंक तो बहुत ज्यादा रेट चार्ज कर रहा है। तो ये सारे इफेक्ट पड़ते हैं। अभी भारत के अंदर लोन राइट ऑफ का क्या स्टेटस है? टोटल लोन रिटर्न ऑफ हो चुका है 14.56 लाख करोड़। कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो लार्ज इंडस्ट्रियल सर्विसेज का इतना रुपया जो है वो लोन राइट ऑफ हो चुका है। अगर हम ये देखें कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक से रिकवरी कितनी कर ली है, रिटर्न ऑफ लोन की शेड्यूल कमर्शियल बैंक ने कितनी रिकवरी कर ली है, इतना रुपया वापस आ चुका है। जो हमने राइट ऑफ कर दिया था इतना पैसा अपना वापस आ चुका है। ठीक है, नेट रिटर्न ऑफ जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक का कितना पैसा अभी फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर नेट राइट ऑफ अब कितना बचा है पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए 0.84 लाख करोड़। ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए 73803 करोड़। तो आपको ये सब आंकड़े याद नहीं करने, एक आइडिया देने के लिए मैंने आपको बताया था, और उम्मीद करती हूँ लोन रिटर्न ऑफ का मतलब तुम समझते ही हो। अब तुमको सवाल की तरफ लेके जा रही हूँ, वो क्या है देखिए। ये क्वेश्चन था अगर एनपीए ज्यादा हो जाए तो लिक्विडिटी स्ट्रेन होगा क्या, लिक्विडिटी में प्रॉब्लम होगी क्या? यस, क्योंकि प्रोविजनिंग ज्यादा जा रहा है, साइड में पैसा ज्यादा निकला जा रहा है, तो लोन कम बटेगा बैंक के द्वारा, तो ये तो होगा। कैपिटल बेस मेंटेन नहीं कर पाओगे, लैंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि बैंक को प्रॉफिट भी चाहिए, तो ये भी सही है। आंसर क्या आ जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। अब अगला क्वेश्चन का आंसर तुमको करना है ना? अगले क्वेश्चन का आंसर तुमको करना है, जो तुम कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि प्रोविजनिंग का पर्पस क्या होता है, क्यों रखते हैं प्रोविजनिंग? जनरेटिंग एडिशनल रेवेन्यू, मिटिगेटिंग क्रेडिट रिस्क, रिड्यूसिंग ऑपरेशनल कॉस्ट, इंप्रूविंग कस्टमर सर्विस। किस चीज के लिए हम प्रोविजनिंग रखते हैं, इस बात को आपको बताना है, और उम्मीद करती हूँ आप इसका आंसर बिल्कुल सही दोगे। कमेंट सेक्शन में इस कमेंट का इंतजार मुझे रहेगा। और आपको कोई ऐसा टर्म लग रहा है कि इस टर्म को एक्सप्लेन करना मैम, मैं उस टर्म को 100% इंक्लूड करूंगी, आप कमेंट सेक्शन में वो भी बता दिया करना। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी और दूंगी। जो स्टूडेंट बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक की तैयारी करना चाहता है इकोनॉमी की और पॉलिटी की, तो मेरे दोनों ही बैचेस जो हैं वो ऐप पे हैं, आप लोग इनरोल कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।